नमस्ते। एक सवाल है आपसे। कभी ऐसा फील हुआ है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में पैसा कमाने और चीज़ें खरीदने में इतने खो गए हैं कि हम अपने आसपास के नेचर की ब्यूटी को नोटिस करना ही भूल गए हैं? यही वो फीलिंग है जिसे लगभग 200 साल पहले ग्रेट पोएट विलियम वुड्सवर्थ ने अपनी एक पोएम में कैप्चर किया था। तो चलिए, आज हम उनकी इसी पावरफुल सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को गहराई से समझते हैं। तो ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको अक्सर पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। वो 1770 में पैदा हुए, यानी एक ऐसे टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था। फैक्ट्रीज लग रही थीं, लोग गांवों से शहरों की तरफ जा रहे थे और धीरे धीरे इंसान का नेचर के साथ जो कनेक्शन था वो कमजोर पड़ रहा था। वर्ड्सवर्थ ने इस बदलाव को बहुत डीपली फील किया और अपनी पोएम्स के जरिए नेचर के लिए अपने प्यार को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इस पोएम में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब आप राइटर की सोच को समझ जाते हैं ना, तो उसके शब्दों को समझना और भी आसान हो जाता है। देखिए, वर्ड्सवर्थ के बारे में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने लगभग पूरी जिंदगी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजारी। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है और इस जगह का असर आपको उनकी हर पोएम में दिखेगा। फिर 1798 में एक कमाल की चीज हुई। उन्होंने अपने दोस्त एस.टी. कोलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी, एक ऐसी बुक जिसने इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की नींव रखी। इस मूवमेंट का पूरा फोकस इमोशंस और नेचर पर था। उनकी पोएम्स के टॉपिक्स भी हमेशा नेचर और गांव की सिंपल लाइफ से जुड़े होते थे और उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। पोएट्री की लैंग्वेज आम बोलचाल जैसी होनी चाहिए, सिंपल और नेचुरल, ताकि हर कोई उससे कनेक्ट कर सके। ओके, तो अब आते हैं सीधे पोएम पर। ये एक सोनेट है, यानी एक 14 लाइन की कविता, और इसके पहले 4 लाइन्स, जिसे हम क्वाट्रेन कहते हैं, उसमें पोएट आते ही सीधे प्रॉब्लम बता देता है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ की आखिर प्रॉब्लम है क्या। पहली लाइन सीधे पॉइंट पर आती है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून। यहाँ द वर्ल्ड का मतलब वो प्लैनेट अर्थ नहीं, बल्कि मटीरियलिस्टिक दुनिया है, दुनियादारी। पोएट कह रहे हैं कि ये चीज़ें हम पर इतनी हावी हो गई हैं, लेट एंड सून मतलब दिन हो या रात, हमेशा। अगले लाइन में वो इससे और क्लियर करते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। बस एक ही साइकिल चल रही है, कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो। और इस रेस में हम अपनी असली पावर्स, अपनी असली शक्तियाँ, जैसे कि फील करने की पावर, इमेजिन करने की पावर, नेचर से जुड़ने की पावर, इन सबको बर्बाद कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है वो अगली लाइन में बताते हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। मतलब हम नेचर को देखते तो हैं, पर उसमें कुछ अपना सा कोई पर्सनल कनेक्शन फील ही नहीं होता। हम उससे टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि, और ये लाइन बहुत ही पावरफुल है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉडन बून। हमने अपना दिल, अपनी सोल दे दी है, बेच दी है, और बदले में क्या मिला? एक सॉडिड बून। कितना अजीब फ्रेज है ना। सॉडिड मतलब गंदा और बून मतलब वरदान। मतलब एक गंदा वरदान, ऐसी चीज जो दिखने में तो गिफ्ट जैसी लगती है पर अंदर से एक श्राप है। तो प्रॉब्लम तो सेट हो गई, हम नेचर से दूर हो चुके हैं। अब अगले क्वार्ट्रेन में, यानी अगले 4 लाइन्स में, वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कि हम आखिर क्या मिस कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल्स देते हैं उन सुंदर चीजों के जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ कवि पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं, यानी बेजान चीजों को इंसानों की तरह दिखाते हैं। देखिए पहली लाइन, द सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून। समुद्र को एक औरत की तरह इमेजिन किया गया है जो चांद के लिए बिल्कुल ओपन है। कितनी ब्यूटीफुल और पीसफुल इमेज है। और फिर आती है हवा, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। मतलब वो तेज शोर मचाती हुई हवाएं जो अपनी पूरी पावर दिखा रही हैं। लेकिन देखिए, वही शोर मचाती हवाएं अब क्या कर रही हैं? एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अब वो सोए हुए फूलों की तरह एकदम शांत है। तो नेचर की दोनों साइड्स दिखा दी गई हैं, उसकी पावर भी और इसकी शांति भी। पर हमारा क्या हाल है? पोएट कहता है, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम इन सब के लिए आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। जैसे कोई गाना बज रहा हो और हमारी रिदम ही उससे मैच ना कर रही हो। नेचर का म्यूजिक अलग है और हमारा शोर अलग, कोई कनेक्शन ही नहीं बचा। तो 8 लाइन्स तक तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। कविता की आखिरी 6 लाइन्स, जिसे सेस्टेट कहते हैं, उसमें पोएट एक ड्रामेटिक टर्न लेता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसी विश, एक ऐसी इच्छा सामने रखता है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी पर बहुत गहरी है। वो शुरुआत करते हैं, इट मूव्स अस नॉट, यानी नेचर की ये सारी खूबसूरती हम पर कोई असर नहीं करती, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसी निराशा में वो चिल्ला कर कहते हैं,
ग्रेट गॉड, आइड रादर बी अ पेगन suckled in a creed outworn। वो कहते हैं, हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं एक पेगन होता, एक ऐसा पेगन जिसे किसी पुराने अब न माने जाने वाले धर्म में पाला पोसा गया हो। सोचिए, उनके टाइम में एक क्रिश्चियन सोसाइटी में ये कहना कितनी बड़ी और शॉकिंग बात रही हो। अब सवाल उठता है कि ये पेगन आखिर है कौन? देखिए, सिंपल शब्दों में पेगन्स वो लोग थे जिनके बिलीफ्स मेन रिलीजन से अलग थे। वो नेचर वॉशिपर्स थे। उनके लिए हर चीज में नदी, समुद्र, पेड़, पहाड़, किसी न किसी देवी या देवता का वास था। वर्ड्सवर्थ यहाँ अपना रिलीजन चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए पेगन होना एक सिंबल है, प्रकृति से उस गहरे, उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को पाने का सिंबल जो उनके हिसाब से उनके टाइम के लोग खो चुके। वो आगे इमेजिन करते हैं कि अगर वो सच में एक पेगन होते तो क्या होता। So might I, standing on this pleasantly, मतलब इस हरे भरे मैदान में खड़े होकर, have glimpses that would make me less forlorn, मुझे ऐसी झलकियां दिखती जो मेरी उदासी, मेरे अकेलेपन forlorn को कम कर देती। उनका कहने का मतलब ये है कि तब उनके लिए नेचर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, बल्कि वो लिविंग बीइंग्स और देवी देवताओं से भरी होती। और जब आपके आसपास इतना कुछ हो तो आप अकेले कैसे फील कर सकते? तो ये झलकियां या ग्लिम्सेस किसकी होती? इसका जवाब है पोएम की आखिरी 2 लाइन्स में। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथ्ड हॉर्न। वो कहते हैं कि काश उन्हें समुद्र से उठता हुआ प्रोटियस दिख जाता, या फिर ट्राइटन के शंख हॉर्न की आवाज सुनाई दे जाती। अब ये प्रोटियस और ट्राइटन कौन है? ये हैं ग्रीक माइथोलॉजी के 2 समुद्री देवता। देखिए, प्रोटियस एक सी गॉड थे जिनके पास शेप शिफ्टिंग की पावर थी। वो कोई भी रूप ले सकते थे। तो जब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्हें प्रोटियस को देखना है, तो उनका मतलब है कि उन्हें समुद्र में वो जिंदा, हमेशा बदलती रहने वाली डिवाइन पावर को देखना है, ना कि सिर्फ पानी की लहरों को। और बिल्कुल वैसे ही ट्राइटन भी एक सी गॉड थे। उन्हें मैसेंजर ऑफ द सी कहते थे और वो एक शंख बजाते थे। तो ट्राइटन की आवाज सुनने का मतलब सिर्फ लहरों का शोर सुनना नहीं है। इसका मतलब है उस शोर में एक मैसेज सुनना, एक डिवाइन म्यूजिक सुनना, ये फील करना कि नेचर जिंदा है और आपसे कम्युनिकेट कर रही है। ओके, तो पूरी पोएम को समझने के बाद इसका सेंट्रल मैसेज क्या निकलता है? इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? चलिए इसको फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले, ये पोम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मटीरियलिज्म, यानी पैसे और चीजों के पीछे भागने वाली सोच पर एक कमेंट है। दूसरा पॉइंट, ये उस दुख को दिखाती है जो इंसान के नेचर से दूर होने पर होता है। तीसरा, ये एक बहुत क्लियर मैसेज देती है कि अगर सच में खुश रहना है तो नेचर से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक आध्यात्मिक जुड़ाव बेहद जरूरी है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेचर को एक बेजान ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की तरह देखो जो आश्चर्य, वंडर और रहस्य से भरी हुई है। सोचिए, इस पोएम को लिखे हुए 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर इसका मैसेज आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। हमारे इस डिजिटल एज में, जहां फोन हमारे हाथों में है और सोशल मीडिया हमारे दिमाग पर, क्या ये वर्ल्ड हम पर टू मच से भी ज्यादा हावी नहीं हो गया है? ये एक सवाल है जो वर्ड्सवर्थ हम सबके लिए छोड़ गए हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।